वैलेंटाइंस डे, खाली हाथ। जाति की गंदी दीवार ने आरोही और अनुरोध को एक तो नहीं होने दिया, पर सालों बाद आरोही ने जब उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा तो वह हैरान रह गई। क्या अनुरोध असफल प्रेम में पागल हो चुका था? आगरा पूरी दुनिया में ताजमहल के शहर के नाम से मशहूर है। इसी शहर में स्थित है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय। इस संस्थान को कई भारतीय हिंदी फिल्मों में प्रमुखता से दिखाया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि न जाने कितनी भयानक और दुखद कहानियां दफन हैं इसकी दीवारों में। आरोही को इस संस्थान में आए 2 महीने ही हुए थे। वह मनोचिकित्सक थी। इसके पहले वह कई निजी अस्पतालों में काम कर चुकी थी। अपनी काबिलियत और मेहनत के बल पर उसका चयन सरकारी अस्पताल में हो गया था। उससे ज्यादा उसका परिवार इस बात से बहुत खुश था। वैसे भी भारत में आज भी खासकर मध्य वर्ग में सरकारी नौकरी को सफलता का सर्टिफिकेट माना जाता है। आरोही अपना खुद का नर्सिंग होम खोलना चाहती थी। इसके लिए सरकारी संस्थान का अनुभव होना फायदेमंद रहता है। इसी वजह से वह अपनी मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर यहाँ आ गई थी। वैसे आरोही के घर से दूर आने की एक वजह और भी थी। वह विवाह नहीं करना चाहती थी और यह बात उसका परिवार समझने को तैयार नहीं था। यहाँ आने के बाद भी रोज उसकी माँ लड़कों की नई लिस्ट सुनाने के लिए फोन कर देती थी। जब आरोही विवाह करना चाहती थी तब तो जात बिरादरी की दीवार खड़ी कर दी गई थी, और अब जब उसने जीवन के 35 वसंत देख लिए और उसके छोटे भाई ने विधर्मी लड़की से विवाह कर लिया तो वही लोग उसे किसी से भी विवाह कर लेने की आजादी दे रहे हैं। समय के साथ लोगों की प्राथमिकता भी बदल जाती है। आरोही उन्हें कैसे समझाती कि सूखे फूलों से खुशबू नहीं आती, किताबों में बंद याद बन रह जाते हैं, या नींद खुलने पर सपने भी भाप बन उड़ जाते हैं। मैडम, अरे लता आओ, आप कुछ कर रही हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। आरोही ने तुरंत अपनी डायरी बंद कर दी और बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ क्या बात है। 216 नंबर बहुत देर से रो रहा है, किसी की भी बात नहीं सुन रहा। आज सिस्टर तबस्सुम भी छुट्टी पर है इसलिए। 216 नंबर, ये कैसा नाम है? वह मेरा मतलब है बेड नंबर 216। अच्छा चलो देखती हूँ। चलते चलते ही आरोही ने जानकारी के लिए पूछ लिया, कौन है? एक प्रोफेसर हैं, बहुत ही प्यारी कविताएं सुनाते हैं, बातें भी कविताओं में ही करते हैं। वैसे तो बहुत शांत हैं, परेशान भी ज्यादा नहीं करते हैं, पर कभी कभी ऐसे ही रोने लगते हैं। सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं। कमरे में दाखिल होते ही आरोही ने देखा कोई 35-40 वर्ष का पुरुष बिस्तर पर अधलेटा रोए जा रहा था। सुनो तुम, आप रुकिए मैडम, मैं बोलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बोलो। अनुरोध, रोना बंद करो। देखो मैडम, तुमसे मिलने आई है। इस नाम के उच्चारण मात्र से आरोही परेशान हो गई थी, मगर जब वह पलटा तो सफेद काली और घनी दाढ़ी के बीच भी आरोही ने अनुरोध को पहचान लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह चेतना शून्य होकर वहीं गिर गई। होश आने पर वह अपने क्वार्टर में थी। उसके आसपास हॉस्पिटल का स्टाफ खड़ा था, सीनियर डॉक्टर भी थे। तुम्हें क्या हो गया था आरोही? डॉक्टर रमा ने पूछा। अब कैसा फील कर रही हो? डॉक्टर सुधीर के स्वर में भी चिंता झलक रही थी। हाँ मैडम, मैं तो डर ही गई थी। आपको बेहोश होता देख वह पेशेंट भी अचानक चुप हो गया था। मुझे माफ करना लता, और आप सब भी मेरी वजह से परेशान हो गए। डोंट बी सिली आरोही, तुम अब आराम करो, हम सब बाद में आते हैं, डॉक्टर सुधीर बोले। जी मैडम, और किसी चीज की जरूरत हो तो आप फोन कर देना। उनके जाने के बाद आरोही ने जितना सोने की कोशिश की उतना ही वह समय उसके सामने जीवंत हो गया जब आरोही और अनुरोध साथ थे। आरोही और अनुरोध बचपन से साथ थे। स्कूल से कॉलेज का सफर दोनों ने साथ तय किया था। कॉलेज में भी उनका विषय एक था, मनोविज्ञान। इस दौरान उन्हें कब एक दूसरे से प्रेम हो गया ये वे स्वयं नहीं समझ पाए थे। घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे, देश विदेश पर चर्चा करते थे, समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने की बात करते थे। मगर जब स्वयं के लिए लड़ने का समय आया, सामाजिक आडंबर के सामने उनका प्यार हार गया। एक दलित जाति का युवक ब्राह्मण की बेटी से विवाह का सपना भी कैसे देख सकता था? अपने प्रेम के लिए लड़ नहीं पाए थे दोनों और अलग हो गए थे।
आरोही ने तो विवाह नहीं किया, परंतु 4-5 साल के बाद अनुरोध के विवाह की खबर उसने सुनी थी। उस विवाह की चर्चा भी खूब चली थी उसके घर में। सब ने चाहा था कि आरोही को भी शादी के लिए राजी कर लिया जाए, परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे। आज इतने सालों बाद अनुरोध को इस रूप में देखकर स्तब्ध रह गई थी वह। अगले दिन सुबह ही वह दोबारा अनुरोध से मिलने उसके कमरे में गई। आज अनुरोध शांत था और कुछ लिख भी रहा था। हॉस्पिटल की तरफ से उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे लिखने के लिए कागज और कलम दे दी गई थी। आज उसके चेहरे से दाढ़ी भी गायब थी और बाल भी छोटे हो गए थे। आरोही ने जानबूझकर उसे उस नाम से पुकारा जिस नाम से उसे बुलाया करती थी। उसे लगा शायद अनुरोध उसे पहचान ले। उसने एक नजर उठाकर आरोही को देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। पल भर को उनकी नजरें मिली अवश्य थी, पर उन नजरों में अपने लिए अपरिचित भाव देखकर तड़प गई थी आरोही। मगर उसने दोबारा कोशिश की। क्या लिख रहे हो तुम? उसकी तरफ बिना देखे ही वह बोला। सपने टूट जाते हैं, तुम सपनों में आया न करो, मुझे भूल जाओ और मुझे भी याद आया न करो। अनुरोध की दयनीय दशा और उसकी अपरिचित नजरों को और नहीं झेल पाए आरोही, और थोड़ा चेक करने के बाद कमरे से बाहर निकल गई। मगर वह स्वयं को संभाल नहीं पाए और बाहर आते ही रो पड़ी। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप अनुरोध को जानती हैं मैडम? पीछे पलटने पर आरोही ने पहली बार देखा सिस्टर तबस्सुम को, जिनके बारे में वह पहले सुन चुकी थी। वे इकलौती थी जिनकी बात अनुरोध मानता भी था और उनसे ढेर सारी बातें भी करता था। कई सालों से वह सिस्टर तबस्सुम से काफी हिलमिल गया था। मैं और अनुरोध, शायद आप वही परी हैं जिसका इंतजार यह पगला पिछले कई सालों से कर रहा है। पिछले कई सालों में आज पहली बार मुस्कुराते हुए देखा मैंने अनुरोध को। चलिए मैडम, आपके कैबिन में चलकर बात करते हैं। दोनों कैबिन में आ गईं। तबस्सुम का अनुरोध के प्रति अनुराग आरोही देख पा रही थी। अनुरोध ऐसा नहीं था। उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या आपको कुछ पता है? सिर हिलाकर सिस्टर ने अनुरोध की दारुण कहानी शुरू की। अनुरोध का चयन मेरठ के कॉलेज में मनोविज्ञान के व्याख्याता के पद पर हुआ था। इसी दौरान वह एक शादी में हिस्सा लेने मोदी नगर गया था, परंतु उसे यह नहीं पता था कि वह शादी स्वयं उसी की थी। उसके माता पिता ने उसके लगातार मना करने से तंग आकर उसका विवाह उसकी जानकारी के बिना ही तय कर दिया था। शादी में बहुत कम लोगों को ही बुलाया गया था। मोदी नगर पहुंचने पर उसके पास विवाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने माता पिता के किए की सजा वह एक मासूम लड़की को नहीं दे सकता था और उसका विवाह विनोदिनी से हो गया। विवाह के कुछ महीनों बाद ही विनोदिनी ने पढ़ाई के प्रति अपने लगाव को अनुरोध के सामने व्यक्त किया। अनुरोध सदा से स्त्री शिक्षा तथा स्त्री सशक्तिकरण का प्रबल समर्थक रहा था। खासकर उसके समुदाय में तो स्त्री शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय थी। इसलिए जब उसने अपनी पत्नी की शिक्षा के प्रति लगाव को देखा तो अभिभूत हो गया। विनोदिनी कुशाग्र बुद्धि तो नहीं थी, परंतु परिश्रमी अवश्य थी और उसकी इच्छा शक्ति भी प्रबल थी। उसके माता पिता बहू की पढ़ाई के पक्षधर नहीं थे। विनोदिनी के माता पिता भी उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु सबके खिलाफ जाकर अनुरोध ने उसका दाखिला अपने ही कॉलेज के इतिहास विभाग में करा दिया। विनोदिनी को हर तरह का सहयोग दे रहा था अनुरोध। शादी के 1 साल बाद ही अनुरोध की मां ने विनोदिनी पर बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, परंतु यहाँ भी अनुरोध अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। जब तक विनोदिनी की ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई, उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। विनोदिनी प्रथम श्रेणी में पास हुई और उसके बाद उसने पीसीएस में बैठने की अपनी इच्छा अनुरोध को बताई। उसे भला क्या ऐतराज हो सकता था। अनुरोध ने उसका दाखिला शहर के एक बड़े कोचिंग सेंटर में करा दिया। घर वालों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पहले 2 प्रयास में सफल नहीं हो पाई थी विनोदिनी, मगर अनुरोध उसे सदा प्रोत्साहित करता रहता। इसी दौरान विनोदिनी एक बेटे की मां भी बन गई, परंतु बच्चे को दूध पिलाने के अलावा बच्चे के सारे काम अनुरोध स्वयं करता था। घर के काम, और जब वह कॉलेज जाता था तब बच्चे को संभालने के लिए उसने एक आया रख ली थी। कभी कभी उसकी मां भी गांव से आ जाती थी। बेटे के इस फैसले से सहमत तो वे भी नहीं थी, परंतु पोते से उन्हें बहुत लगाव था। चौथे प्रयास के दौरान तो विनोदिनी को जमीन पर पैर तक रखने नहीं दिया था अनुरोध ने। अनुरोध की तपस्या विफल नहीं हुई थी।
विनोदिनी का चयन पीसीएस में डीएसपी के पद पर हो गया था। वह ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद चली गई। उस समय उनका बेटा अमन मात्र 4 साल का था। अनुरोध ने आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से अपना सहयोग विनोदिनी को दिया। लोगों की बातों से न स्वयं आहत हुआ और न अपनी पत्नी को होने दिया। उसने विनोदिनी के लिए वह किया जो उसके स्वयं के माता पिता नहीं कर पाए। सही मानों में फेमिनिस्ट था अनुरोध, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का प्रबल समर्थक। जब विनोदिनी की पहली पोस्टिंग अलीगढ़ हुई तो लगा कि उसकी समस्याओं का अंत हुआ। अब दोनों साथ रहकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे, परंतु वह अंत नहीं आरंभ था। अनुरोध की अंतहीन पीड़ा का। विनोदिनी के जाने के बाद अनुरोध अपना तबादला अलीगढ़ कराने में लग गया। अमन को भी वह अपने साथ ही ले गई थी। अनुरोध को भी यही सही लगा था कि बच्चा अब कुछ दिन मां के साथ रहे और फिर उसका तबादला भी 6 महीने में अलीगढ़ होने ही वाला था। सब कुछ तय कर रखा था उसने, परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था उसके लिए। विनोदिनी का व्यवहार समय के साथ बदलता चला गया। पद के घमंड में अब वह अनुरोध का अपमान भी करने लग गई थी। उसने तो मेरठ आना बंद ही कर दिया था, इसलिए अनुरोध को अपने बेटे से मिलने अलीगढ़ जाना पड़ता था। विनोदिनी के कटु व्यवहार का तो वह सामना कर लेता था, परंतु इस बात ने उसे विचलित कर दिया था कि उनके बीच के झगड़े का विपरीत असर उनके बेटे पर हो रहा था। अब वह शीघ्र ही मेरठ छोड़ना चाहता था। 1.5 साल बीत गया था, पर उसका तबादला नहीं हो पा रहा था। प्रिंसिपल साहब, आखिर यह हो क्या रहा है? 6 महीनों में आने वाली मेरी पोस्टिंग 1.5 साल में नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अनुरोध, तुम्हें तो पता है सरकारी काम में देर हो ही जाती है। जी सर, पर इतनी देर नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप जानबूझकर ऐसा नहीं होने दे रहे। अनुरोध, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? क्या हमारा रिश्ता आज का है? अनुरोध, कोई है जो जानबूझकर तुम्हारी पोस्टिंग रोक रहा है। कौन? तुम्हें तो मैं बहुत समझदार समझता था। जानबूझकर कब तक आंखें बंद रखोगे? क्या मतलब? गिरिराज सिंह और विनोदिनी। प्रिंसिपल साहब, चीख पड़ा अनुरोध। अनुरोध के कंधे पर हाथ रखकर प्रिंसिपल साहब बोले, बेटा, विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अंधविश्वास मूर्खता है। अपनी नींद से जागो। विनोदिनी के बारे में ऐसी बातें अनुरोध ने पहली बार नहीं सुनी थी, परंतु वह ऐसी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि विनोदिनी बददिमाग, बदतमीज और घमंडी हो सकती है, परंतु चरित्रहीन नहीं। 2 महीने की छुट्टी लेकर जिस दिन वह अलीगढ़ पहुंचा, घर पर ताला लगा था। वहां पर तैनात सिपाही से पता चला कि मैडम नैनीताल घूमने गई हैं। मगर विनोदिनी ने अनुरोध को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। 7 दिन बाद लौटी थी विनोदिनी, परंतु अकेले नहीं, उसके साथ गिरिराज सिंह भी था। कैसा रहा आपका टूर मैडम? उसे देखकर दोनों न चौंके न ही शर्मिंदा हुए। बड़ी बेशर्मी से वह आदमी सामने रखे सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे यह उसका ही घर हो। तुम कब आए? विनोदिनी की बात अनसुनी कर अनुरोध गिरिराज सिंह से बोला, मुझे अपनी पत्नी से कुछ बात करनी है। आप इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। ये कहीं नहीं जाएगा। विनोदिनी, चुप रहो। मगर उस दिन गिरिराज सिंह नहीं, अनुरोध निकाला गया था उस घर से। विनोदिनी ने हाथ तक उठाया था उस पर। गिरिराज और विनोदिनी को लगा था कि इसके बाद अनुरोध दोबारा उनके रिश्ते पर आवाज उठाने की गलती नहीं करेगा, परंतु वे गलत थे। टूटा जरूर था, अनुरोध पर हारा नहीं था। वह जान गया था कि अब इस रिश्ते में बचाने जैसा कुछ नहीं था। उसे अब केवल अपने अमन की चिंता थी, इसलिए वह कोर्ट में तलाक के साथ अमन की कस्टडी की अर्जी भी दायर करने वाला था। इस बात का पता लगते ही विनोदिनी ने पूरा प्रयास किया कि वह ऐसा न करे। उनके लाख डराने धमकाने पर भी अनुरोध पीछे नहीं हटा था। एक नेता और अधिकारी का नाम होने के कारण मीडिया भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाने वाली है। इस बात का ज्ञान उन दोनों को था। गिरिराज सिंह को अपनी कुर्सी और विनोदिनी को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए विनोदिनी ने उसे अपने घर बुलाया। जब अनुरोध वहां पहुंचा, घर का दरवाजा खुला था। घर के बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। जब बेल बजाने पर भी कोई नहीं आया तो उसने विनोदिनी का नाम लेकर पुकारा। थोड़ी देर बाद अंदर से एक पुरुष की आवाज आई, इधर चले आइए अनुरोध बाबू। अनुरोध ने अंदर का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया।
बिस्तर पर विनोदिनी और गिरिराज नग्न लेटे थे। उसे देखकर भी दोनों ने उठने की कोशिश तक नहीं की। क्या मुझे अपनी रासलीला देखने बुलाया है आप लोगों ने? नहीं जी, हाँ, आपको तो एक फिल्म में काम देने बुलाया है। क्या मतलब? हर बात जानने की जल्दी रहती है तुम्हें। आज भी नहीं बदले तुम, विनोदिनी ने कहा। मतलब समझाओ भाई प्रोफेसर साहब को। इससे पहले कि अनुरोध कुछ समझ पाता, उसके सिर पर किसी ने तेज हथियार से वार किया। जब उसे होश आया, उसने स्वयं को इसी बिस्तर पर निर्वस्त्र पाया। सामने पुलिस खड़ी थी और नीचे जमीन पर विनोदिनी बैठी रो रही थी। कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल नहीं हुआ कि विनोदिनी के साथ जबरदस्ती हुई है। इतना ही नहीं, ये भी साबित किया गया कि अनुरोध एक सेक्सहोलिक है और उसका बेटा तक उसके साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपनी इस भूख के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। विनोदिनी के शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए। अनुरोध के मोबाइल पर कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक फोटो भी पाए गए। उस पर घरेलू हिंसा व महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कानून के अनुसार केस दर्ज किया गया। उस पर बलात्कार का भी मुकदमा दर्ज किया गया। मीडिया ने भी अनुरोध को एक व्यभिचारी पुरुष की तरह दिखाया। सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो बाकायदा एक अभियान चलाकर उसके लिए फांसी की सजा की मांग की गई। कोर्ट परिसर में कई बार उसके माता पिता के साथ बदसलूकी भी की गई। अनुरोध के माता पिता का मोहल्ले वालों ने जीना मुश्किल कर दिया था। जिस दिन कोर्ट ने अनुरोध के खिलाफ फैसला सुनाया, उसके काफी पहले से उसकी मानसिक हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। लगातार हो रहे मानसिक उत्पीड़न के साथ जेल में हो रहे शारीरिक उत्पीड़न ने उसकी ये दशा कर दी थी। फैसला आने के 10 दिन बाद ही अनुरोध के माता पिता ने आत्महत्या कर ली और अनुरोध को यहाँ भेज दिया गया। एक आदर्शवादी होनहार लड़के और उसके खुशहाल परिवार का ऐसा अंत। कुछ देर की खामोशी के बाद तबस्सुम फिर बोली, मैडम, मैं मानती हूँ कि घरेलू हिंसा का सामना कई महिलाओं को करना पड़ता है, इसीलिए स्त्रियों की रक्षा हेतु इस कानून का गठन किया गया था। परंतु घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों का क्या? उन पर उनकी स्त्रियों द्वारा की गई मानसिक और शारीरिक हिंसा का क्या? अगर पुरुष हाथ उठाए तो वह गलत, ना मर्द, परंतु जब स्त्री हाथ उठाए तो क्या? हिंसा कोई भी करे, पुरुष अथवा स्त्री, पति अथवा पत्नी, कानून की नजरों में दोनों समान होने चाहिए। जिस तरह पुरुष द्वारा स्त्री पर हाथ उठाना गलत है, उसी प्रकार स्त्री द्वारा पुरुष पर हाथ उठाना भी गलत होना चाहिए। परंतु हमारा समाज तुरंत बिना पूरी बात जाने पुरुष को कटघरे में खड़ा कर देता है। ताकतवर कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए, परंतु आजकल विनोदिनी जैसी कई स्त्रियां इस कानून का प्रयोग करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगी हैं। वैसे तो कानून से निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, परंतु इस तरह के केस में ऐसा हो नहीं पाता। वैसे भी कानून तथ्यों पर आधारित होता है और आजकल पैसा और रसूख के बल पर तथ्यों को तोड़ना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आम बात हो गई है। जिसके पास पैसा और ताकत है, कानून भी उसी के साथ है। हाँ, सही कह रही हैं आप तबस्सुम। अनुरोध जैसे मर्द फेमिनिज्म का सच्चा अर्थ जानते हैं। वे जानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, इसलिए गलत करने पर सजा भी एक समान होनी चाहिए। मगर विनोदिनी जैसी कुछ स्त्रियां नारीवाद का गलत चेहरा प्रस्तुत कर रही हैं। लता के अचानक आ जाने से दोनों की बातचीत पर विराम लग गया। माफ कीजिएगा, वह बेड नंबर 216 को खाना देना था। अरे हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। चलती हूँ मैडम, अनुरोध को खाना खिलाने का समय हो गया है। मैं भी चलती हूँ। जब वे दोनों वहाँ पहुँची तो देखा अनुरोध अपने दोनों हाथों को बड़े ध्यान से निहार रहा था। आरोही उसके पास जाकर बैठ गई। फिर पूछा, क्या देख रहे हो? प्लीज कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोला अनुरोध, उसकी तरफ देखा तक नहीं। सिस्टर तबस्सुम अनुरोध के सिर पर हाथ रखकर बोली, बोलो बेटा, बताओ। तुम चिंता न करो, कुदरत ने चाहा तो अब सब ठीक हो जाएगा। इस बार वह उनकी तरफ पलटा और फिर अपनी खाली हथेलियों को उनकी तरफ फैलाते हुए बोला, ऐ प्यार को मानने वालों, इजहार करना हमें भी सिखाओ। बंद करे हथेली या खोल ले इसे। खो गई हमारी छाया से हमें भी मिलवाओ। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें अपने बाकी सभी मित्रों के साथ। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।